एक पेशेंट का लाइफ जाना मतलब आई फील एक फैमिली। बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं कि अगले 10 साल में कीमोथेरेपी का यूजेज कम हो जाएगा। ट्यूमर बोर्ड का गोल है सही ट्रीटमेंट, सही दिशा। 200 मिनट क्यूमुलेटिव उस मरीज को मिला, लेकिन 10 मिनट के डिस्कशन में। उसके अलावा सभी कैंसर्स में बायोप्सी होती है और बायोप्सी से कैंसर फैलता है, इसका साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है। मैं अगर एक बॉल पार्क फिगर दूं और सारे कैंसरों को एक बार एक ही पोटली में डाल दूं तो कहूंगा कि 20 से प्रतिशत कैंसर वापस आते हैं। इवन इन 4th स्टेज मेनी कैंसर्स आर क्योरेबल। तब हम बोलते थे अगर भगवान हमें पूछे कि एक कैंसर लेना ही है तुम्हें, तो उस समय ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, उस समय हम बोलते थे सर्विक्स कैंसर। जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ दर्द हो रहा है, फिर भी फिजियो करवा रहे हो, तो हमें कभी कभी निष्ठुर होना पड़ता है पेशेंट के प्रति। सो वैक्सीन है अभी हमारे पास, तो वैक्सीन ज़रूर जिनकी गर्ल्स है, डॉटर्स है, वो ज़रूर लें। कब लेंगे वो? एक बार पीरियड शुरू हो जाता है तब से लेके जब तक उनकी शादी नहीं होती है या सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं होता है, ये समय ये वैक्सीन बेस्ट काम करता है। तो ये करना चाहिए, जितना आप उससे दूर रहें उतना अच्छा है। छोटे छोटे बच्चों को आज मोबाइल का एक्सपोजर मिल रहा है, और जो मोबाइल कंपनी के मालिक हैं, जो सोशल मीडिया, फेसबुक और उसके मालिक हैं, वो अपने बच्चों को इससे एक्सपोज नहीं करते। एंड इट हैज़ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑन द साइकी, ऑन द स्ट्रेस लेवल विच इज़ इंक्रीजिंग, एंड स्ट्रेस अगेन इज अ कॉज ऑफ मेनी क्रॉनिक डिजीजेज। सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन पढ़े लिखे गंवार ना बने, समझ रहे हैं? तो कुछ दिमाग का इस्तेमाल करें और सही जगह जाएं। अगर इसको एक लाइन में समराइज करना है ना, तो पश्चिमी सभ्यता या पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ के अपनी संस्कृति को याद करें। और जैसे कि सर हम सब जानते हैं कि कैंसर इज गोइंग टू बी एपिडेमिक इन इंडिया, कि लास्ट ईयर का जो हमारा गवर्नमेंट का डेटा है कि 15 लाख केसेस डिटेक्ट हुए हैं इंडिया में। सभी को हक है एक कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर की स्क्रीनिंग, और बिग ओ हेल्थ इसको करता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम जोड़ पाएंगे जिले को, गांव को मेन संस्थान से, और सबका इलाज बराबर तो रूप से हो जाए, यही हमारी आकांक्षा है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं शुभम। तो वी आर द फाउंडर्स ऑफ बिगो हेल्थ। तो बिगो हेल्थ में हमारा सर मोटो क्या है कि जो भी हमारे देश की 70% आबादी जो गाँव में रहती है, उसको हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हैं और उनको सही डॉक्टर्स के द्वारा सही इलाज पहुंचा सकें। हम लोग भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्टेड हैं, और अभी तक लास्ट 3 साल में 70,000 पेशेंट का सही डॉक्टर के द्वारा सही इलाज करा चुके हैं। और जैसे कि सर हम सब जानते हैं कि कैंसर इज गोइंग टू बी एपिडेमिक इन इंडिया, कि लास्ट ईयर का जो हमारा गवर्नमेंट का डेटा है कि 15 लाख केसेस डिटेक्ट हुए हैं इंडिया में। हमारे इस पॉडकास्ट का ये गोल है कि हम लोगों में अवेयरनेस कर सकें, सो दैट कि वो अर्ली डायग्नोसिस की तरफ हो सके और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके अपने कैंसर के जर्नी में, और बेहतर इलाज पा सके। सो वेलकम ऑल टू आवर पॉडकास्ट। सो मैम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Thank you, Gaurav. So, I think this is a very good platform. And I am Dr. Swarupa Mitra. I am Director, Radiation Oncology at Fortis Cancer Institute, Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. Nice to be here. धन्यवाद गौरव, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को लाने के लिए, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो आप लोग कर रहे हैं। मैं वेदांत काबरा, मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का, कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में, फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बिग ओ हेल्थ को। ये बहुत अच्छी कोशिश है जिससे एक इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गांव शहर को जुड़ रहा है, और जो लैग है एक गांव का एक शहर से, वो दूर हो रहा है इस माध्यम से। और सभी को हक है एक कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर की स्क्रीनिंग, और बिग ओ हेल्थ इसको करता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम जोड़ पाएंगे जिले को, गांव को मेन संस्थान से, और सबका इलाज बराबर तो रूप से हो जाए, यही हमारी आकांक्षा है। सो डॉक्टर अंकुर, अभी सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे। एक लेमैन टर्म में आप बताइए, कैंसर क्या होता है? देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में सेल्स, जो कोशिकाएं हैं, वो खराब होती हैं। शरीर का इम्यून मैकेनिज्म उस सेल्स को ठीक करता है, लेकिन किसी कारणवश अगर हमारी इम्यूनिटी खराब है, स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, इन चीज़ का सेवन हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, तो ये जो खराब सेल्स हैं ये ठीक नहीं होते, और खराब सेल के अक्यूमुलेशन को कैंसर कहते हैं। और अगर ये खराब सेल फेफड़े में आ जाएं तो उसे लंग कैंसर, फूड पाइप में आ जाए तो
फूड पाइप का कैंसर, किडनी में इकट्ठे हो जाएं तो किडनी का कैंसर। ऐसे कैंसर खराब सेल का अक्यूमुलेशन है, इकट्ठा होना है, और वो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, ब्लड से लेके बोन मैरो से तक, प्रोस्टेट से लेके लंग तक, पेट के कैंसर से लेके ब्रेन के कैंसर तक। डॉक्टर वेदांत, इंडिया के अंदर कौन कौन से कैंसर ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं? तो महिलाओं में और पुरुषों में कैंसर्स अलग अलग हैं जो ज़्यादा कॉमन है। महिलाओं में आज की तारीख में अगर पूरे देश में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है और सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पे है। लेकिन गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में अभी भी सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 पाया जाता है। उसके बाद मुंह का कैंसर और गले का या फूड पाइप का कैंसर। और यदि पुरुषों की बात करें तो मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर करीब करीब बराबर लेवल पे आ गए हैं। एक समय मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा हुआ करता था और उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर, आंतों का और स्टमक का कैंसर है। तो ये कॉमन कैंसर्स हैं महिलाओं और पुरुषों में हमारे देश में। तो मैम, मेरा सवाल आपसे है कि किसी भी व्यक्ति को कब एक अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं कि जिसपे ऑन्कोलॉजिस्ट पे या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और कैंसर के ट्रीटमेंट में अर्ली डिटेक्शन कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? आई थिंक गौरव, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो कि टाइम लिमिटेड है। अगर अर्ली स्टेज में इसकी डिटेक्शन हो जाती है, क्योर दैट मीन्स ठीक होने के चांसेस ज़्यादा है, खर्चे भी कम है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है, दैट मीन्स अगर हमारे डायग्नोसिस में देर हो रहा है, स्टेज अधिक हो जाएगा तो ठीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो नेचुरल है कि हम जितना जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर पाए और उसको ट्रीट कर पाए, ठीक होने के चांसेस उतना ज़्यादा होगा। सो अब हम कैंसर को डिटेक्ट कैसे करें? तो जैसे पूछ रहे थे कि इसकी शुरुआत की सिम्टम क्या है। अनफॉर्चुनेटली कुछ सिम्टम्स ऐसा नहीं है कि ये कैंसर में ही होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन कुछ जानकारी हमें होना चाहिए। कुछ सिम्टम्स जो कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा हमें तंग कर रहे हैं, उसको नॉर्मल इलाज से, कंजर्वेटिव इलाज से, आसपास के डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उससे ठीक नहीं हो रहा है, तब एक बार हमें जांच कर लेना चाहिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है। उसमें से मेनली आता है कहीं पे कोई गांठ दिख रहा है, स्पेशली अगर उस गांठ में दर्द नहीं है। अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, चाहे माउथ से हो या कोई भी ऑरिफिस से, महीने के रास्ते से, पैखाना के रास्ते से, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है कुछ समय से, जो ठीक नहीं हो रहा है, आवाज़ दबा हुआ है, नॉर्मल कोई भी इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, खांसी आ रही है, नॉर्मल इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, वेट लॉस होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेट लॉस हो रहा है जिसे हम नहीं कर पा रहे, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि वेट लॉस क्यों हो रहा है। सो ये सारी सिचुएशंस हैं जिसे कि हमें एक बार मन में आना चाहिए कि एक बार हमें दिखा लेना चाहिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है। सो ये सारे सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली कैंसर सेल्स, जैसे डॉक्टर अंकुर ने बताया कि कोई भी सेल जो खराब हो जाता है वो कैंसर का रूप ले लेता है। अब ये सेल्स खराब कैसे होते हैं? दैट मीन्स कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होगा, कुछ कारण होगा जिससे कि ये नॉर्मल सेल्स बदल जा रहे हैं। तो नॉर्मली कोई भी फैक्टर बहुत दिन तक अगर सेल्स को तंग करता है तो उसमें वो कैंसर में बदलने की चांसेस होते हैं। इसमें रेडिएशन एक है जो हम नॉर्मली हमारे लाइफ में आता है। स्मोकिंग आई थिंक दिस, जितना भी हम इसको स्ट्रेस करें कम है। बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, किसी भी तरह की टोबैको, तंबाकू, चाहे स्मोकिंग से हो, अंदर में रखना हुआ, इन्वर्स स्मोकिंग हुआ, ये सारे तंबाकू का सेवन किसी भी तरह से ये खराब है, ये कैंसर कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है आजकल हमारा लाइफस्टाइल, जीवन शैली, ये हमारा बहुत सिडेंटरी हो गया है। हम लोग का एक जगह में बैठा हुआ काम रहता है, एक्सरसाइज नहीं रहती है, खाना पीना घर में बनाया हुआ खाना आजकल हम लोग नहीं खाते हैं। फीमेल्स में जनरली, वीमेन में बिकॉज ऑफ आवर करियर अर्ली मैरिज नहीं होता है, लेट मैरिज होता है, बच्चे कम हो रहे हैं। सो ये सारे जो हमारे लाइफस्टाइल है, ये सारा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है सेल्स को, जो कि बदल रहे हैं और कैंसर के लिए प्रीडिस्पोजिंग
फैक्टर्स ये हो रहा है। डॉक्टर अंकुर, कैंसर के अंदर भी डॉक्टर्स की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं सर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मैम, रेडिएशन में है। सो एक पेशेंट को कैसे समझ में आएगा कि अलग अलग डॉक्टर हैं, कैसे डिसाइड करेगा इस चीज़ को? देखिए, ये मरीज को नहीं ज्ञान है कि किसके पास जाना है। मरीज एक कैंसर स्पेशलिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट को जानता है। ऑन्कोलॉजिस्ट के बाद भी रेफर्ड पेशेंट आता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस जिले के डॉक्टर जनरल प्रैक्टिशनर के ऊपर है। एक पेशेंट अपने डॉक्टर को सिम्टम्स बताता है, जैसे डॉक्टर स्वरूपा ने कहा कि 7 सिम्टम्स हैं या कोई क्रॉनिक सिम्टम है। ये जिले डॉक्टर की, वहाँ के लोकल जनरल प्रैक्टिशनर की जिम्मेवारी है कि लक्षण पहचाने और एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजे। कैंसर संस्थान में ये डिवीज़न होता है, समाज में ये डिवीज़न नहीं है। कैंसर संस्थान में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जिससे कैंसर सर्जरी से ठीक होता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेट, बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जिसमें कैंसर के सेल्स को रेडिएशन किरणों द्वारा ठीक किया जाता है। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में और भी विशेषज्ञ चाहिए, बहुत अच्छी पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए, एक रेडियोलॉजी सर्विस होना चाहिए, न्यूक्लियर मेडिसिन सर्विस होना चाहिए, दर्द के डॉक्टर स्पेशलिस्ट होने चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एक कैंसर पेशेंट को जब कैंसर हो जाता है, उसको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब कुछ होता है, तो एक अच्छा सा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो ब्लड बैंक सर्विसेज होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी। तो कैंसर संस्थान बाकी सारी 18 स्पेशलिस्ट के साथ बनता है। और वो ज़माना गया जब हम कहते थे मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन। आज 11 से 12 विभाग चाहिए एक संपूर्ण कैंसर संस्थान को बनाने के लिए, लेकिन जिम्मेवारी जिला के डॉक्टर की है, एक जनरल प्रैक्टिशनर की है जो उस जिले को संभाल रहे हैं। उनको सिम्टम्स पकड़ना है, मरीज पहले उनके पास जाएगा, उनको नॉलेज से मरीज कैंसर संस्थान में जाएगा। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी हम लोग हफ्ते में एक बार मिलते हैं और अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर अंकुर के पास पेशेंट आया है तो उसको कीमोथेरेपी पहले मिल जाएगी। यदि उनको ज़रूरत है कि रेडिएशन पहले हो, सर्जरी पहले हो, तो वो हमारे पास भेजेंगे, या मेरे पास आए हुए पेशेंट्स जिनको कीमो रेडिएशन पहले चाहिए मैं उनके पास भेजूँगा। सो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुँचना ज़रूरी है और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे टेस्टिंग के बाद कि कौन सा ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। एक दो चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा इन लोगों ने जो बोली उस पर। जैसे आज के तारीख में 60 से 70% कैंसर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। सो इतना बड़ा हमारे पास स्कोप है कैंसर प्रिवेंशन का। कुछ ऐसे हैं जिसमें शायद हम कुछ नहीं कर सकते, एनवायरमेंटल रेडिएशन है, पोल्यूशन है, जिसमें हाथ काफ़ी हद तक बंधे हुए हैं, लेकिन कई फैक्टर्स ऐसे हैं, डाइट है, नशा है, इन सब चीज़ों में आप काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, आपने बहुत सही पॉइंट किया कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करें तो वी कैन रिड्यूस द कैंसर। सन 1900 अगर आप देखें, 1900 में अमेरिका में ज़्यादातर मौतें इन्फेक्शन की वजह से हो रही थी, 70 से 80%। आज की तारीख में 70 से 80% लाइफस्टाइल डिजीजेस से हो रही हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्रेन का स्ट्रोक हो। तो इतना चेंज आ गया है क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी बहुत गड़बड़ हो गई है इतने सालों में। Even WHO says about 60% cancers are prevented. इसे हम रोक सकते हैं आने से। So I'd like to say कि कैंसर एक प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी है, एक ट्रेजेडी जिसे कि हम रोक सकते हैं। और मैं इसमें एक विषय ऐड करना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि कई बार हम ट्रेंड देखते हैं कि हमारी मदर को, हमारी मासी को, हमारे बुआ को, हमारे चाचा को भी कैंसर था। तो आज की तारीख में कुछ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पेनक्रियाटिक, प्रोस्टेट, कोलोन कैंसर, ये ऐसे कैंसर हैं जो है परिवार में चल रहे हैं। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कोई कैंसर है या पिता के साइड या माता के साइड, तो ये पारिवारिक कैंसर भी हो सकता है, जिनको फैमिलियल कैंसर कहते हैं। ये बहुत ही आसानी तरीके से एक सिंपल सुई डाल के, ब्लड निकाल के ये टेस्ट मौजूद हैं। और ये 15 से 20% के कैंसर हैं जो हमारे परिवार में चल रहे होते हैं। साइंस इतनी विकसित हो गई है कि एक खून के टेस्ट से पता लग जाता है कि ये मेरी मदर को, मेरी बुआ को अगर कैंसर था
तो मेरे को होने के चांसेस भी 20% हैं। ये जो विकसित हुआ है साइंस, ये पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे पहले हमें नहीं मालूम था, हमें पता था कि हमारी दादी को एक गांठ थी जो शायद टीबी थी, या हमारे दादाजी को कुछ था, शायद वो हैजा था, लेकिन क्या वो टीबी थी, क्या वो कैंसर तो नहीं था। तो ये परिवार में जो कैंसर चल रहा है ये भी 15-20% है, और ये सभी दर्शकों को हक है जानने का और अपनी डॉक्टर को सचेत करने का कि ये हमारे पिताजी की साइड पे और माताजी की साइड पे ये कैंसर थे। तो ये भी एक क्लू है जो एक जर्नल प्रैक्टिशनर को पकड़ना चाहिए, और हर एक मरीज को हिचकिचाएं नहीं, अपने परिवार में ऐसा कोई चल रहा है तो बताएं, उससे डॉक्टर को और जानकारी मिलेगी। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? जेनेटिक टेस्ट, एक खून के टेस्ट हैं जिन्हें हमारी भाषा में जर्म लाइन टेस्टिंग कहते हैं। और अगर आपको याद होगा कि एंजेला जोली जी ने अपने दोनों स्तन का ऑपरेशन कराया था आज से 10 साल पहले, और टाइम मैगजीन में आई भी थी, क्योंकि उनको मदर को कैंसर था और उनमें वो जीन था। तो उन्होंने अपनी प्राइमरी प्रोफिलैक्टिक सर्जरी कराई जिससे उनको कैंसर होने का कम हो गया। ये बहुत ही चर्चित विषय था जो आज से 10 साल पहले। तो आज हम इसको एंजेला जोली इफेक्ट कहते हैं कि आज बिल्कुल हमारे कुछ मरीज महीने में आते हैं जो कहते हैं कि हमारे परिवार में था, हमें चेक करिए, जानिए। और हम एक सिंपल टेस्ट जो हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है वो टेस्ट कराते हैं, और उससे हमें पता लगता है कि क्या वो जीन का पेनिट्रेशन परिवार में तो नहीं है। अगर मुझे खुदा ना खास्ता बीमारी है तो मेरे बच्चे कहेंगे कि पिताजी को था, हमें तो नहीं है चांस। वो चांस आज की डेट में मालूम करा जा सकता है बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट से। तो इसे कहते हैं साइंस का एडवांसमेंट, इसे कहते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में क्या क्या मौजूद है। तो ये भी एक कारण है, हमारे हाथ में नहीं है ये कारण, लेकिन हम जान सकते हैं। और इसको जीन थेरेपी, जीन इफेक्ट और सिंपल गोलियों से इनका इलाज भी मौजूद है। तो ये विषय है जिस पे चर्चा करेंगे बाद में कभी बैठ के, लेकिन ये एक समस्या है जो 15 से 20% तक है कुछ कुछ कैंसर्स में। मैम, कैंसर के स्टेजेस का क्या मतलब होता है? कैंसर के स्टेजेस का बेसिकली जानने के लिए 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये किस बेसिस में होता है? फर्स्ट स्टेज जब कैंसर जिस ऑर्गन में, सपोज लंग में है, स्टमक में है, ब्रेस्ट में है, उसी जगह में है, वहाँ से कहीं नहीं गया है। सेकेंड स्टेज उससे थोड़ा बड़ा है लेकिन उसी ऑर्गन में ही है। थर्ड स्टेज उस ऑर्गन के आसपास में चला गया है। और फोर्थ स्टेज है जबकि उस ऑर्गन से निकल के सेल्स बाहर दूसरे ऑर्गन में गया है, ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू। तो कहीं भी जा सकता है, ब्रेन में, बोन्स में, लिवर में, कहीं भी जा सकता है। उसे स्टेज 4 कहते हैं। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, इसको हम क्योरेबल स्टेज कहते हैं। इसमें सही इलाज से बहुत समय पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। थर्ड स्टेज बहुत समय क्योरेबल नहीं होता है, लेकिन हम इनका ट्रीटमेंट करने के बाद इनको हम एक लाइफ स्पैन बड़ा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज ऐसा स्टेज है जिसमें क्योरेबल बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन आजकल बहुत थेरेपीज़ ऐसे हैं जिससे कि हम उसे ट्रीटमेंट देकर उनकी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेन फ्री लाइफ, ये हम उसको दे सकते हैं। सो दिस इज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, सम थर्ड स्टेज, एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज के लिए। So that is the intent of the treatment. दैट इज द इंटेंट और द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट। डॉक्टर अंकुर, एक पेशेंट को कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि उनको कैंसर है? देखिए, सबसे जैसे डॉक्टर स्वरूपा ने बताया कि लक्षण आएगा, लक्षण के बाद एक डॉक्टर उनके बेसिक टेस्ट करेगा ब्लड माध्यम से, CBC, KFT, LFT। एक जहाँ का सिम्टम है, सपोज मेरे को खांसी में बलगम आ रहा है तो मैं छाती के चेस्ट एक्सरे से लेके उसका CT स्कैन कराऊंगा, मालूम करूंगा कि ये छाती का कैंसर है। या फूड पाइप का कैंसर है तो एंडोस्कोपी और CT चेस्ट करूंगा। उसके बाद पेशेंट रेफर, बायोप्सी होगी उसकी,
या तो एंडोस्कोपी के ज़रिए या फिर अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेड। फिर वो पेशेंट कैंसर संस्थान में जाएगा। कैंसर संस्थान में पेट स्कैन एक आधुनिक टेस्ट है, जिससे टेस्ट से पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है। उसके और एडवांस टेस्ट होंगे, पैथोलॉजी पे और एडवांस टेस्ट होंगे, जेनेटिक टेस्ट होंगे कि क्या, और फिर एक टेस्ट कहते हैं प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी टेस्ट, जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये कैंसर किस दवाई से ठीक हो सकता है। तो स्टेजिंग वर्कअप, डायग्नोस्टिक वर्कअप और प्रोग्नोस्टिक वर्कअप करके स्टेज किया जाता है, पहली, दूसरी, तीसरी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अच्छी तरह उसको जांच करे। मुंह का कैंसर है तो पूरा उसको एग्जामिन करे लैरिंजोस्कोप से मुंह को, या फिर पूरी बॉडी का स्कैन करे। तो हर एक कैंसर का डायग्नोसिस, उस ऑर्गन का स्पेसिफिक टेस्ट, उस कैंसर की बायोप्सी, पूरे शरीर में फैला हुआ है या नहीं एक पेट स्कैन, और कुछ आधुनिक टेस्ट जो अवेलेबल हैं अस्पताल में, इससे संपूर्ण वर्कअप कहलाया जाता है। और इससे फिर हम ट्यूमर बोर्ड में बैठ के इसको डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करें, ताकि मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही मैक्सिममाइज कैसे कर सकता है, ये गोल है। वो भी स्टेज पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, और रेडिएशन में अलग अलग किस्म की रेडिएशन थेरेपीज़ होती हैं, जो कि टेक्निक्स अलग होती हैं। कुछ रेडिएशन थेरेपी बाहर से दी जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बॉडी के अंदर जाके भी दी जाती हैं। सो ये मोटा मोटा आपका तौर पे देखें तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। कौन सा कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे और किस सीक्वेंस में यूज़ करेंगे। सर बेसिकली हमको इसमें लोकल थेरेपी और सिस्टमेटिक थेरेपी में डिवाइड करके बताना है। तो लोकल थेरेपी में सर्जरी और रेडिएशन आता है, क्योंकि सर्जरी और रेडिएशन जहाँ ट्यूमर है सिर्फ उस जगह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट में ट्यूमर है तो हम लोग उस ट्यूमर को और उसके आसपास के थोड़े नॉर्मल टिश्यू को निकालेंगे, या पूरे ब्रेस्ट को कभी कभी निकालना पड़ता है। उसी तरह जब रेडिएशन होता है ब्रेस्ट कैंसर में तो वो भी लोकल ट्रीटमेंट होता है। और एक सिस्टेमिक थेरेपी है जो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजी कोलीग्स करते हैं, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। उसको सिस्टेमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब उसको दवाई को या तो ओरल फॉर्म में या इंट्रावीनस फॉर्म में दिया जाता है जनरली, तो वो पूरे बॉडी में जाती है, तो वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है, जबकि सर्जिकल और रेडिएशन लोकल ट्यूमर को अफेक्ट करता है। मैम, एक पेशेंट है, कोई मान लो गांव में रहता है, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। चूँकि ऑब्वियसली छोटे शहरों में बहुत अच्छी फैसिलिटीज अभी भी नहीं है कैंसर को लेके, तो उसको अपनी ट्रीटमेंट जर्नी को कैसे नेविगेट करना चाहिए? दिस इज वेरी पर्टिनेंट, और ये एक्चुअली रियल लाइफ प्रॉब्लम है ये। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्मॉलर टाउन्स में, विलेजेस में कैंसर ट्रीटमेंट जैसे होना चाहिए वो फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं पहुंची है। ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से काफ़ी कोशिश चली है। जो आप ये कर रहे हो, ये भी आप इसीलिए, बिगो हेल्थ भी इसीलिए कर रहा है कि गांव तक कैंसर की इलाज पहुंचे। सो दिस इज़ योर एम। तो लेकिन ये एवरी पर्सन, चाहे वो विलेज में हो या शहर में हो, उसको राइट है, जैसे डॉक्टर वेदांत ने बताया, कंप्लीट ट्रीटमेंट, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट में, बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं होना चाहिए। लेकिन फैक्ट तो यही है, देयर इज़ डिफ़िकल्टी। तो आई थिंक पेशेंट्स को आपने जो किया है एक बहुत अच्छा ये है कि एक टेलीमेडिसिन अगर हम कर सकते हैं, जैसे ही पेशेंट को डायग्नोज हुआ है, बहुत समय आ नहीं पाता है, बिगो हेल्थ जो कर रहा है टेलीमेडिसिन से, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ देम, कि जो हम कर सकते हैं टेलीमेडिसिन की तरफ से, हम उनको वहाँ पे डॉक्टर्स को हम ट्रेन करें कि कुछ जो हम वहाँ पे कर सकते हैं वो वहाँ पे करें। लेकिन जैसे सर्जरी हुआ, सर्जरी में it has to be by an oncosurgery, a surgeon who is equipped with the knowledge of oncosurgery, इससे होना चाहिए। तो वहाँ पे जो सर्जन्स हैं उनको हम किसी प्रकार से ट्रेन करें। सब कोई शायद ऑन्कोसर्जन की लंबी ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोकल सर्जन्स को किसी तरह धीरे धीरे हम ट्रेन कर सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट को हम ट्रेन कर सकते हैं कि धीरे धीरे, आज नहीं, मे बी 5 साल 10 साल में वो फैसिलिटी हम गांव में पहुंचा सके। उसकी शुरुआत तो हमें आज ही करनी पड़ेगी। रेडिएशन की मशीन्स, ऑब्वियसली हम रेडिएशन की मशीन्स वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते हैं, तो वो एक है कि प्रॉब्ली पेशेंट को आना पड़ेगा नियरेस्ट टाउन में जहाँ पे रेडिएशन फैसिलिटी है।
और इसकी भी हो रही है शुरुआत कि हम फैसिलिटीज़ जितना करीब हम गांव के पहुंचा सके। ये सबका हमारा सबका ये ध्येय है कि हम फैसिलिटीज़ को गांव में पहुंचाएं, जिससे कि वहाँ के पेशेंट्स बिना ट्रीटमेंट का जान नहीं गंवाएं। उनका फर्स्ट स्टेज का जो कैंसर क्योरेबल है वो ऐसा नहीं हो कि ये फोर्थ स्टेज में पहुंच जाए। एक पेशेंट का लाइफ जाना मतलब आई फील एक फैमिली चले जाना, उसके ड्रीम्स है, उसके रिलेटिव्स है, बहुत सारे लोग एक आदमी के ज़िंदगी पर डिपेंड करता है। तो ये शुरुआत तो हमें आज ही करना पड़ेगा। तो डॉक्टर को एक जैसे जब किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, इधर वो गांव में है या शहर में भी है, एक तो जो पर्सन है हु इज फेसिंग द कैंसर उसको तो प्रॉब्लम हो ही रही है। मैं क्या मानता हूँ उनको घर वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज वो किसी को लूज करता हुआ देख रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात आपने कही। कैंसर एक सामाजिक बीमारी है, ये इंडिविजुअल की बीमारी नहीं है। कैंसर का जब कैंसर परिवार में या समाज में होता है तो एक नहीं, सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। छोटे बच्चे को कैंसर होता है तो उसकी माँ की हेल्थ खराब हो जाती है। एक 40 साल के 60 साल के उम्र में कैंसर होता है तो उसका जो 35 साल का बच्चा है उसका करियर भी दांव पे लग जाता है, पिताजी का इलाज कराए या कमाए। सो बहुत कुछ है। तो सबसे पहले तो समाज को एक संदेश के अंधविश्वास से हटे। कैंसर डेथ नहीं है, इस अंधविश्वास को मिटाएं। इलाज मुमकिन है। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम सन 1975 में बन गया था। हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज है, रेडिएशन की मशीन है, विभाग है। बट मरीज को, जनरल प्रैक्टिशनर को अपनानी पड़ेगी, सच को अपनाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। एक बार आप संस्थान में पहुंच गए, आपका इलाज होगा, संपूर्ण तरीके से इलाज होगा। एक अपनाना पड़ेगा जनरल प्रैक्टिशनर को कि हो सकता है और इसका इलाज भी मुमकिन है। पहले तो कैंसर हो सकता है, उसका इलाज मुमकिन है। टाइम ना गंवाएं, जिले में जाएं, कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट को पकड़ें और अपना इलाज कराएं। बहुत ही साफ मैसेज है। अंधविश्वास से दूर रहें। सबसे बड़ा मौत नहीं है, इलाज मुमकिन है। अगर ये होगा तो सब संस्थान हेल्प करने के लिए तैयार हैं हर एक मरीज में। सर जैसे आपने अंधविश्वास की बात करी, कैंसर में बहुत अंधविश्वास है, ठीक है। बहुत सारे लोग जब किसी को कैंसर होता है तो उसके रिश्तेदार ज़्यादा आकर के सजेशन देने लगते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कैंसर में कीमोथेरेपी मत कराओ, रेडिएशन थेरेपी मत कराओ। हम ऑटो के पीछे भी देखते हैं कि कैंसर का इलाज अब बिना कीमो रेडिएशन के कराएं। तो आप लोग इसको थोड़ा हाईलाइट करें। तो यही मैं संदेश देना चाहता हूं कि सच्चाई को अपनाएं। क्या किस पे क्या लिखा है उसकी जानकारी लें। सबके हाथ में मोबाइल है। हर एक इंसान, गांव हो चाहे स्टेट, मेट्रो हो या दूसरा बी सिटी हो, सबके हाथ में इंटरनेट है। सबके हाथ में सही जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कहाँ से, ये प्राथमिक डॉक्टर का फर्ज है। प्राथमिक, अगर मैं बलिया में बैठा हूं और मेरे पास 5 डॉक्टर हैं उस गांव में और स्टेट में, मिर्ज़ापुर में बैठा हूं तो 5 डॉक्टर, ये उन 5 डॉक्टरों की जिम्मेवारी है, उस मेडिकल कॉलेज की जिम्मेवारी है कि उस पॉपुलेशन में सही संदेश दीजिए। ये हमें पिरामिड को नीचे से नहीं ऊपर से करना पड़ेगा। जब हम डॉक्टरों को विकसित करेंगे, जनरल प्रैक्टिशनर्स को, एमडी मेडिसिन, एमएस सर्जन्स, किसी भी नाक कान गले आंखों के डॉक्टर, सब डॉक्टर बराबर हैं। अगर वो सही संदेश दें अपने पॉपुलेशन को तो पॉपुलेशन जागरूक होगी। पॉपुलेशन जागरूक होगी तो स्क्रीनिंग को अपनाएगी। स्क्रीनिंग को अपनाएगी तो स्टेज 1 कैंसर आएगा। स्टेज 1 कैंसर आएगा तो हम कहते हैं कैंसर जल्दी स्थिति में पता लगे तो क्योरेबल है। तो ये चेन हो हमें पकड़नी है। हम किसी को एजुकेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर डॉक्टरों को एजुकेट करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स को एजुकेट करें, हेल्थ केयर वर्कर को एजुकेट करें कि ये संदेश फैलाएं तो मुमकिन है, क्यों नहीं। गौरव, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ना सामाजिक सिस्टम ऐसा है कि हर आदमी राय देने चला आता है, जो आप कह रहे थे अभी। तो थोड़ी जिम्मेदारी खुद की, मरीजों की भी बनती है कि थोड़ा रिसर्च खुद करें, वो इलाज लें जो रिसर्च के द्वारा प्रूवन है। हाँ, आज की तारीख में होलिस्टिक मेडिसिन का समय है, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी हैं, लेकिन उन थेरेपीज़ पर आप जा सकते हो जो रिसर्च के द्वारा प्रूवन है कि हाँ, ये कैंसर को ठीक कर सकती है, उसके प्रकोप को कम कर सकती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकती है। पहले उसको लें। आप साथ में ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करना चाहें, अगर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाँ ठीक है, सेफ़ है करना, तो आप ज़रूर करें। एक बार आपका कैंसर का इलाज हो गया, उसके
रीअकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ करना चाहें ज़रूर करें, या आपके पास साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्टरनेटिव थेरेपी है ज़रूर करें, लेकिन आपने कहा ना अंधविश्वास में ना करें। कई बार पेशेंट्स आते हैं, फिर उनको वो कहते हैं हम उस बाबा के पास जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, और ऑब्वियसली तकलीफ होती है, कैंसर का स्टेज बढ़ जाता है और फिर बाद में हमारे लिए भी उसका इलाज करना मुश्किल होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स को तो देनी ही चाहिए। डॉक्टर्स की अवेयरनेस भी ज़रूरी है और उनकी खुद की अवेयरनेस भी ज़रूरी है। लेकिन ये अंधविश्वास डॉक्टर वेदांत खाली अनएजुकेटेड में नहीं है, सब में है। मैंने कहा ही नहीं कि अनएजुकेटेड में है। आपके जो पेशेंट्स इफ यू आर सो एजुकेटेड, या इट इज, लेकिन वही इधर से दूसरे वी हैव एडवाइजर्स अराउंड अस, सो हमें सही कान चाहिए, हमें एडवाइस मिलती रहेंगी, कौन सी एडवाइस को पकड़ना है समाज पहले ये डिसाइड कर ले। एग्जैक्टली, एडवाइजर्स आर मेनी, हम हर एक चीज में हम भी तो एडवाइस करते हैं कि ये मत खाओ, ये खाओ, जीन्स ये वाली लेनी है, एप्पल फ़ोन लेना है या सैमसंग फ़ोन लेना है, तो ऐसे एडवाइजर्स हमें मिलेंगे और समाज में हम भी उस समाज का पार्ट हैं, हम भी एडवाइस देते हैं, लेकिन एपिसेंटर बिंदु है पेशेंट, उसका परिवार, और ये राय देगा वही मैं कह रहा हूँ जिला चिकित्सालय, अपना डॉक्टर, अपनी आंगनवाड़ी वर्कर, वो सबसे एजुकेटेड है हेल्थ केयर सिस्टम में, उस गांव में, उस जिले में। अगर वो सही सलाह देंगे तो मरीज सही राह पकड़ेगा, सही राह पकड़ेगा तो क्योर होगा, क्योर होगा तो हमारी मोर्टेलिटी, हमारी मौतें कम होंगी और हम और हेल्दियर सोसाइटी बनेंगे। तो केंद्र बिंदु मरीज, फिर उसका परिवार, फिर जिला चिकित्सालय, वहां का डॉक्टर, फिर कैंसर संस्थान, फिर देश। क्या सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन पढ़े लिखे गंवार ना बने, समझ रहे हैं? तो कुछ दिमाग का इस्तेमाल करें और सही जगह जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है, उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा है, तो आप स्पेशलिस्ट पे जाएं। हो सकता है जनरल प्रैक्टिशनर ने अपनी भरसक कोशिश की, नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप लें। कई बार ऐसा होता है, हाँ जल्दी लें। डॉक्टर स्वरूपा ने बताया था 3 हफ्ते, मैक्सिमम 4 हफ्ते, सिम्टम्स चले जा रहे हैं फिर भी आप उसमें, अच्छा कई बार क्या एसिडिटी हो रही है, दवा ली, एसिडिटी कम हो गई, फिर थोड़े दिन बाद आ गई, फिर दवा ली, फिर कम हो गई, फिर थोड़े दिन बाद आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। और अपने चिकित्सा सिस्टम पे विश्वास करें, भरोसा करें, विश्वास करें, हम हैं आपको ठीक करने के लिए, ठीक आपको होना है, इलाज आपको कराना है। हम एक माध्यम है जो हम अवेलेबल हैं हर 10 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर में एक मेट्रो में, और हर एक 100 किलोमीटर में एक जिले में और स्टेट में हम हैं। विश्वास करिए, आपको ठीक ही करना चाहते हैं। सो डॉक्टर अंकुर, व्हाट एग्जैक्टली इज केमोथेरेपी? वो परफॉर्म कैसे किया जाता है? कीमोथेरेपी एक दवाई है, सिंपल सी दवाई है, जो हाथ में एक कैनुला डाल के ग्लूकोज में मिला के उसको दी जाती है। कुछ दवाइयाँ घंटे में, कुछ 1.5 घंटे में, कुछ 4 घंटे में, कुछ मिनटों में दी जाती हैं। साधारण सी दवाई है, इनको कीमोथेरेपी बोल के समाज में डर पैदा ना करें। ये कैंसर का इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है, सर्जिकल के बाद, और ये बीमारी को वापस आने में रोकती है, और अगर बीमारी फैल चुकी है तो उसको कंट्रोल करती है। इनको साधारण दवाइयाँ समझिए, डरिए मत, अपनाइए अगर कैंसर हो गया है तो। ये क्या पेनफुल होता है इस कीमोथेरेपी? हम सभी को अपने जीवन में कैनुला लगा हुआ है, एक छोटी सी सुई जैसी एक आहट होती है, चींटी के काटने जैसी, फिर उसमें दवाई में घोल के इसको दे दिया जाता है। ग्लूकोज की बोतल खून में जाके अपना काम करती है। मैंने आज तक किसी मरीज को कीमोथेरेपी लगते हुए अपने 2 दशक के करियर में मैंने किसी को पेन में नहीं देखा कि कीमो लग रही है तो पेन हो रहा है। वही बात के अंधविश्वास है, इसको मिटाइए। तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एंड जब किसी को भी कीमोथेरेपी चल रही होती है तो कुछ को डाइट में भी कुछ चेंजेस या लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं? कीमोथेरेपी चलती है तो कुछ, जैसे डॉक्टर वेदांत काबरा ने बताया कि उल्टी जैसा महसूस होता है, उबकाई जैसा आता है, महीने 1.5 महीने बाद 30 से 40% पेशेंट्स के बाल जाते हैं, लेकिन ये चेंज हो रहा है। जब मैं अपनी ट्रेनिंग ले रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 2 दशक पहले, तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे। आज की डेट में सपोर्टिव मेडिसिन, उल्टी रोकने की, बाल कम करने के लिए कूल कैप्स और दर्द की दवाइयाँ, तो कंफर्टेबल तो नहीं कहूँगा,
लेकिन बहुत ही आसान बनाया जा चुका है। सपोर्टिव केयर से अब बुखार होना, सेप्सिस होना, इन्फेक्शन होना बहुत कम है। कीमोथेरेपी तो आविष्कार हो ही रहे हैं, सपोर्टिव केयर में भी बहुत आविष्कार हो रहे हैं, और ये एक हर परिवार में एक पेशेंट है, हर परिवार में लग रहा है ऐसा। आप अपना एपिडेमोलॉजी देखिए, हर एक परिवार में किसी ना किसी को बीमारी है और उनको दवाई लग रही है। साधारण सी दवाई है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए, इलाज कराइए, आगे बढ़िए, अंधविश्वास से हटिए। सब कुछ टेम्परेरी है। कैंसर का रोकथाम हो जाए, दूरदर्शी बनिए, आप कैंसर से ठीक हो जाएंगे, सपोर्ट आपका सिस्टम वापस रीजनरेट कर जाएगा, बाल वापस आ जाएंगे, आपकी वही दशा वापस आ जाएगी, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, एवरीथिंग विल कम बैक। गेट योरसेल्फ ट्रीटेड विद दीज मेडिसिन, दे आर जस्ट मेडिसिन। तो मैम, एक रेडिएशन थेरेपी क्या होता है और उसको कैसे परफॉर्म करते हैं पेशेंट्स? रेडिएशन होता है रोशनी का इलाज। इसमें मैं बताना चाहूँगी, ये सेकाई नहीं है। ज़्यादातर समय हम लोग रेडिएशन को सेकाई बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं है, सेकाई नहीं है। सेकाई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, ओवन में हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये रोशनी है, जैसे सन है, सूरज है, सूरज की किरणें होती है, ये भी एक तरह की किरणें हैं। जो किरणें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है एक्सरेज। वही एक्सरेज जिससे हमारा एक्सरे होता है, स्कैन होता है, वही चीज़ है। तो इसको जब हम थोड़ा हायर डोज में देते हैं और टारगेट करके देते हैं, तो इसे हम रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं, या विकिरण ट्रीटमेंट सेवा ये हम कहते हैं। आजकल की जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है, जैसे कीमोथेरेपी, वैसे ही एक तो है कि ये लोकल ट्रीटमेंट है और ये बहुत टारगेटेड है। हमारे पास जो मशीन्स हैं, हम उसमें टारगेट कर सकते हैं कि कौन से एरिया में हमें लगना है, कम देना है रेडिएशन, और नॉर्मल एरियाज़ को हम बहुत अच्छी तरह से हम बचा सकते हैं। इवन जहाँ पे ट्यूमर मूव कर रहा है, वहाँ पे भी हम टारगेट करके उसी जगह को हम बहुत सेफली रेडिएशन दे सकते हैं। अभी हमारे पास MRI लीनियर एक्सेलरेटर आ रहा है, आ गया है। अगले महीने से हम काम स्टार्ट करेंगे, इसमें पेशेंट लेना शुरू करेंगे। ये इंडिया में वन ऑफ द अर्लीस्ट मशीन्स हैं। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में ये पहली मशीन है। एंड इससे हम वही टारगेटेड ट्रीटमेंट और बेहतर वे से हम दे पाएंगे हम। तो रेडिएशन से ऐसे डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होती है, थोड़ी बहुत अकॉर्डिंग टू द साइट जो हम ट्रीट करते हैं, वो ट्रीटेबल, जैसे कि कीमोथेरेपी साइड इफ़ेक्ट्स ट्रीटेबल है। ये भी कुछ समय के लिए होता है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और पेशेंट बहुत समय, बहुत अच्छे से, बहुत कामली, स्मूथली ट्रीटमेंट लेके घर वापस जाते हैं। ये पेनफुल होता है क्या? पेनफुल रेडिएशन पर से, जब हम रेडिएशन दे रहे हैं, कोई पेन नहीं होती है, कोई फीलिंग भी नहीं होता है। आपको 5 से 10 मिनट्स तक मशीन पे टाइम स्पेंड करना है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जब थोड़ा होता है, जैसे कि हम पेल्विस को अगर हम दे रहे हैं, तो उसमें कभी कभी पानी कम पी रहे हैं तो यूरिन में जलन हो सकती है, पेट में थोड़ा क्रैम्प्स, पेन हो सकता है, लेकिन अनबेरेबल नहीं होता है। उसे हम मेडिसिन होती है, फूड की हम बता देते हैं कैसे क्या खाना लेना है, उसे बहुत तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनबेरेबल, असहनीय ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर अंकुर, इम्यूनोथेरेपी क्या है, वो कैसे की जाती है? देखिए, इम्यूनोथेरेपी भी एक तरीका है कैंसर को कंट्रोल पाने का। हमारी बॉडी में जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या कैंसर आता है तो अपनी इम्यूनिटी शक्ति ही उसको नष्ट कर देती है। कैंसर का इलाज इम्यूनोथेरेपी का, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जिसको हम WBC बोलते हैं, या वाइट ब्लड सेल होते हैं। इनको सशक्तिकृत करती हैं, इनको स्टिमुलेट करके वो स्टिमुलेटेड सेल उस कैंसर सेल को खा जाते हैं और ये कम करते हैं। ये जो माध्यम है, ये पिछले 2-4 सालों में ही विकसित हुआ है, और आज की तारीख में स्टेज 4 या स्टेज 3 कैंसर, कोई ऐसा कैंसर नहीं है जिसको इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते। महंगा इलाज है, सक्सेसफुल इलाज है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमम, लेस देन 2% लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये एक फ्यूचर है ऑन्कोलॉजी का, और अगले 1 दशक में मानता हूँ कि सब कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाएगी और इम्यूनोथेरेपी का यूजेज बढ़ता रहेगा। दवाइयाँ धीरे धीरे सस्ती होती रहेंगी और सबको देंगे और जीत पा पाएंगे इस बीमारी से। कीमोथेरेपी मुझे लगता है कि
बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ कि अगले 10 साल में कीमोथेरेपी का यूजेज कम हो जाएगा, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इनका यूजेज बढ़ के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है मरीज़ की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और सरकार इसमें बहुत काम कर रही है, बहुत रिसर्च चल रही है। डेली एक नई, हर हफ्ते एक नई इम्यूनोथेरेपी आ रही है अलग अलग कैंसर में, अलग अलग इंडिकेशंस बन रही हैं। और हम गर्व से कहते हैं कि पिछले 5-6 साल में देश में बहुत इम्यूनोथेरेपी हमारे थ्रू करी जा रही है और हम खुद ही ट्रेन हो रहे हैं और अपना एक तजुर्बा बना रहे हैं। और ये तजुर्बा लोगों को, अगले डॉक्टर्स को सिखा भी रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि ये एक नया तरीका है इस ट्रेजिक बीमारी को पार करने का। डॉक्टर वेदांत, एक पेशेंट को कैसे पता लगता है या एक डॉक्टर को भी कैसे पता लगता है कि कोई पर्टिकुलर थेरेपी काम कर रही है नहीं कर रही है? बहुत अच्छा सवाल है शुभम। कई कैंसर्स ऐसे हैं जो हम फील करके पकड़ पाते हैं। जैसे मुंह का कैंसर हमें दिख रहा है, फील भी हो रहा है, स्तन का कैंसर भी गांठ फील हो रही है और वो पेशेंट को भी फील हो रही है। तो जब ट्रीटमेंट हो रहा है, पहले मान लीजिए यदि सर्जरी हुई तो आपको साफ है क्योंकि निकल गया तो ख़त्म हो गया। सर्जरी इज़ एन सॉर्ट ऑफ इंस्टेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन कीमो और रेडिएशन में धीरे धीरे असर आता है, कुछ हफ्तों में आता है। तो पेशेंट को खुद भी दिखता है, डॉक्टर्स फील कर सकते हैं। और तीसरा है कि कुछ जांचें करते हैं हम लोग। बहुत बेसिक है तो अल्ट्रासाउंड में भी पकड़ में आता है और कभी कभी हमें पेट स्कैन जो होता है पूरे बॉडी का, उसको भी दोबारा करना पड़ता है ये देखने के लिए कि ट्यूमर की साइज़ कम हो रही है क्या, उसकी एक्टिविटी कम हो रही है क्या। कभी कभी ट्यूमर की साइज़ उतनी ही दिख रही होती है लेकिन एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि अंदर ट्यूमर साइज़ भले हो, अंदर की सेल्स मर गई। तो ये तरीके होते हैं पता करने के लिए कि ट्यूमर का रिस्पॉन्स कितना आ रहा है और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैम एक्चुअली में ये ट्यूमर बोर्ड होता क्या है? ट्यूमर बोर्ड जैसे हमने जब डॉक्टर अंकुर ने शुरू किया था, हमने सबसे पहले यही बताया था कि कैंसर एक सिंगल डॉक्टर का नहीं है, इट इज़ अ टीम ट्रीटमेंट। कोई अकेले डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। तो इसलिए जब भी कोई पेशेंट्स आते हैं, हमारा ट्यूमर बोर्ड होता है तो हर साइट का अलग अलग होता है, हेड नेक का अलग हुआ, चेस्ट का अलग हुआ, हर रोज़ ये होता है। तो उसमें हम सारे डॉक्टर्स, उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथो ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और पैलिएटिव केयर फिजिशियन, पेन फिजिशियन, हम लोग सबको ही रहते हैं। हर एक केस को हम स्क्रीन में डालते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा। तब उसमें क्या होता है, एक बायस ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम सबकी जो उनकी नॉलेज है वो लेते हैं, सबकी ओपिनियंस लेते हैं और वो पेशेंट के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वही साबित होता है। इसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी बोर्ड बोलते हैं, ट्यूमर बोर्ड बोलते हैं। सो बहुत नाम से हम इसे बोलते हैं। मैं इसमें एक जोड़ना चाहूँगा कि हर एक मरीज़ या केयर टेकर या रिश्तेदार एक एक्सपीरियंस डॉक्टर मांगता है कि इस डॉक्टर का 30 साल का करियर, 50 साल का करियर। ट्यूमर बोर्ड में अगर एक मरीज़ 10 मिनट के लिए डिस्कस किया गया है और 20 डॉक्टरों ने डिस्कस किया गया है तो 10 मिनट नहीं लगाए हैं, उस पर 200 मिनट लगाए हैं। तो सब इसमें बायस नहीं है। ट्यूमर बोर्ड का गोल है सही ट्रीटमेंट, सही दिशा। हम भी इंसान हैं, हम अपडेट नहीं होते। अगर मेरे साथ 19 डॉक्टर और बैठे हैं और वो भी कुछ पढ़ रहे हैं, उनकी भी रिसर्च चल रही है, तो 200 मिनट क्यूमुलेटिव उस मरीज को मिला, लेकिन 10 मिनट के डिस्कशन में बहुत बड़ी बात होती है। पश्चिम देश ट्यूमर बोर्ड से ही इलाज करते हैं और हम भी हर एक सेंटर में ट्यूमर बोर्ड डिस्कस होता है। आहट नहीं होती किसी को, सब डिस्कस होता है। मोनोपोली नहीं होती, एक डॉक्टर की बात नहीं है। अगर मैं नहीं हूँ आज, किसी कारणवश मैं बीमार हूँ, ट्यूमर बोर्ड मेरा डिसीजन लेगा, मरीज के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। तो संपूर्ण पूरा इलाज, बेस्ट इलाज, पूरा एक्सपीरियंस के साथ इलाज और सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं। तो ये ट्यूमर बोर्ड सारे हॉस्पिटल्स में होता है क्या? मतलब स्मॉलर सेटिंग्स की यही है। तो कोविड ने हमें क्या दिया है? कोविड वायरस नहीं दिया हमें, टेक्नोलॉजी और आसपास बात करने का तरीका बताया गया है। आपके अस्पताल में 20 विशेषज्ञ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 10 मिनट के लिए जूम पे लॉगिन कर सकते हैं आपके साथ आके। ट्यूमर बोर्ड है, वार्तालाप ही तो है, कम्युनिकेशन ही है, करी जा सकती है। हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्यूमर बोर्ड करते हैं लेकिन अपने देश के ज़िले के साथ ट्यूमर बोर्ड नहीं करते। जुड़ना है, सभी डॉक्टर को एक पेशेंट को डिस्कस करना है 10 मिनट के लिए, यही ट्यूमर बोर्ड है। 3 विशेषज्ञ बैठे हैं, एक कैंसर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये भी एक ट्यूमर बोर्ड ही चल रहा है।
तो ट्यूमर बोर्ड क्या है, सारे डॉक्टर मिलके एक मरीज को डिस्कस करें सही तरीके से, गाइडलाइंस के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से, उसका भविष्य, पेशेंट का ही भविष्य बेटर होगा। माना गया है कि जो पेशेंट ट्यूमर बोर्ड के थ्रू जाता है उसका सर्वाइवल अच्छा होता है। सो देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ कैंसर का कॉम्प्रिहेंसिव इलाज है वहाँ ट्यूमर बोर्ड ज़रूर अवेलेबल होता है। आपने पूछा कि क्या हर जगह अवेलेबल है, हर जगह नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर सेंटर्स जहाँ कैंसर का अच्छा इलाज हो रहा है वहाँ पे ट्यूमर बोर्ड की सेवाएं भी अवेलेबल होती हैं। सो क्या पेशेंट एक डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे केस को ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया जाए? पेशेंट भी डिमांड कर सकते हैं। जनरली हम लोग अपने ज़्यादातर पेशेंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, जब 100 पेशेंट्स हमने देखे ना, तो उसमें 70% तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है। 30% होते हैं जिसमें डिस्कशन की ज़्यादा ज़रूरत है या ज़रूरत है, तो उनको हम लोग ज़रूर ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं। पर यदि कोई पेशेंट चाहे कि हमारे केस को भी डिस्कस किया जाए, वो किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। सो डॉक्टर वेदांत, बायोप्सी क्या है? और एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि अगर कैंसर में सर्जरी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगी। और बायोप्सी एक डायग्नोसिस का तरीका है और बिना बायोप्सी के डायग्नोसिस नहीं बन सकता, चाहे वो सर्जरी के पहले हो, चाहे सर्जरी से ट्यूमर निकालने के बाद हो। ज़्यादातर कैंसर्स में हमें बायोप्सी करनी पड़ती है, जिसमें ट्यूमर का एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं, जो कि एक पतली सी नीडल से निकाला जा सकता है। अगर मुंह का यहाँ पे छाला घाव बना हुआ है तो उसमें हम एक चाकू से छोटा कट करके निकाल सकते हैं। लेकिन बायोप्सी करना करीब करीब सारे कैंसर्स में इलाज करने के पहले ज़रूरी होता है। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं, जैसे टेस्टिकल का कैंसर, ओवेरियन कैंसर जो कि अभी ओवरी में ही रेस्ट्रिक्टेड है, या किडनी का कैंसर जो किडनी की कैप्सूल के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है, जिसमें हम लोग बायोप्सी इलाज के पहले नहीं करते। उसमें पहले सर्जरी करके निकालते हैं और उस समय उसकी बायोप्सी होकर डायग्नोसिस बनता है। इन ऑर्गन्स में इसलिए नहीं करते क्योंकि एक कैप्सूल बनी हुई है उसके चारों तरफ, जिसको हम छेड़ना नहीं चाहते। उसके अलावा सभी कैंसर्स में बायोप्सी होती है और बायोप्सी से कैंसर फैलता है, इसका साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है। सर्जरी से कैंसर फैलता है, इसका भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। यदि हमने पूरा ट्यूमर जो हमें दिख रहा है वो और उसके तरफ थोड़े से नॉर्मल टिश्यू को लेके निकाला तो नहीं फैलेगा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने जैसे पेट में ऑपरेशन के लिए खोला और देखा कि ट्यूमर फैला हुआ है, आप नहीं निकाल पा रहे हो, या आप आधा ही निकाल पाए और निकालना ज़रूरी था क्योंकि वो ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर रहा है इंटेस्टाइन में, तो नेचुरली जो बचा ट्यूमर है वो बढ़ेगा। और जब मेजर सर्जरीज होती हैं तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन होता है कुछ हफ्तों के लिए, 1 हफ्ते से लेकर 4-6 हफ्ते तक। उस दौरान उसको थोड़ा मौका मिलता है बढ़ने का। कीमोथेरेपी जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होने की उम्मीद है वो भी 3 हफ्ते तक हम नहीं कर पाते, उस समय उसको मौका मिलता है बढ़ने का। लेकिन वो वाइल्ड फायर की तरफ बढ़ जाएगा, जंगल की आग की तरफ फैलने लगेगा, ऐसा इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि हमारे 70 से 80% पेशेंट्स ये सवाल ज़रूर करते हैं। सो डॉक्टर अंकुर, एक सवाल है, ये कैंसर में मेटास्टेसिस क्या होता है? और जब किसी की कैंसर की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई या सर्जरी हो गई है, कीमोथेरेपी, तो उस पेशेंट्स को उसके रिकरेंस के बारे में, मतलब उसके वापस कैंसर के वापस से आने में बॉडी में, उसके बारे में पेशेंट को क्या जानकारी होनी चाहिए? एक ये प्रश्न है जो हर एक मरीज पूछता है कि क्या मेरा ट्यूमर मेटास्टेसिस होगा। मेटास्टेसिस का मतलब अपनी बाउंड्री छोड़ के दूसरे प्रदेश में या दूसरे ऑर्गन में जाएगा। अगर सही इलाज पहले, दूसरी या तीसरी स्टेज में संपूर्ण इलाज किया जाए तो हम कहते हैं कि 30 से 40% कैंसर जड़ से जा सकते हैं और ये आगे स्प्रेड नहीं होंगे। लेकिन कुछ कोशिकाएं एस्केप कर जाती हैं खून के जरिए या लिम्फेटिक के जरिए, और अगर रेजिस्टेंट क्लोन या फिर संपूर्ण तरीके से इलाज नहीं किया तो दूसरे ऑर्गन में जाएंगी। जब दूसरे ऑर्गन में जाएंगी तो इसको मेटास्टेसिस या स्टेज 4 कहते हैं। एक बार इलाज हो गया, आपका दूसरा प्रश्न के एक बार इलाज हो गया, आपने पूरा इलाज कर दिया, मरीज के अंदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, बायोकेमिकल या पेट स्कैन में कोई नहीं आ रहा, तो उसका रिस्क क्या है वापस आने का? मैं अगर एक बॉल पार्क फिगर दूं और सारे कैंसरों को एक बार एक ही पोटली में डाल दूं तो कहूंगा कि 20% कैंसर वापस आते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि वापस ना आए? सर्वेलेंस, अपना इलाज करने के बाद भूले नहीं संस्थान को, डॉक्टर को, वापस जाएं। पहले 2 साल में 3-3 महीने, 2 से 5 साल 6-6 महीने, 5 साल के बाद साल में एक बार। कई बार मरीज इलाज करा के ही भूल जाता है। आज मेरे पास एक मरीज आया जिसने मुझे 2017 में दिखाया था, वो उस वक्त क्योर हो गया था। मैंने कहा आप आ गए हो आज? कहते हैं डॉक्टर साहब हमें लग रहा है वापस आ गया। हमने कहा कि 5 साल में आप कहाँ थे? डॉक्टर साहब हमें लगा ठीक हो गया। तो कुछ भूले नहीं, सर्वेलेंस, हम अपनी गाड़ी की भी सर्विस हर 6 महीने पे, साल पे कराते हैं।
अपने डॉक्टर को भूले नहीं, जिसने क्योर किया है उसको आगे का भी पाथवे पता है। सर्वेलेंस इसको कहते हैं इंग्लिश में, सर्वेलेंस पे रहेंगे डॉक्टर। अगर रिकरेंस खुदा ना खास्ता होता भी है तो अर्ली रिकरेंस पता लग जाएगा आपको, फिर सर्जन ऑपरेट करेगा, रेडिएशन विभाग रेडिएशन करेगा। दोबारा भी चांस आज की डेट में रिलैप्स में भी गवाया नहीं जा सकता, हम फिर भी क्योर कर सकते हैं। लेकिन आइए तो सही, भूले नहीं अपनी बीमारी को, एक टच चाहिए, एक संस्थान का टच चाहिए और नियमित रूप से उसको चेकअप करा। ये आपने बोला कि मतलब कैंसर के पेशेंट को रेगुलर अपने डॉक्टर्स के टच में रहना चाहिए। तो लेट सपोज कि कोई पेशेंट दूर से आ रहा है, आपके पास दिखा रहा है, तो क्या उसको डिजिटल माध्यम से बिल्कुल टच में रह बिल्कुल, सकता है? ईमेल के थ्रू, हॉस्पिटल की वेबसाइट के थ्रू, डॉक्टर के कोऑर्डिनेटर्स के रूप में हर एक डॉक्टर पीछे एक रास्ता भी छोड़ता है। ईमेल है, कोऑर्डिनेटर्स के नंबर हैं, पूरा विभाग है, आप भी हैं, तो एक तरीका है ना, माध्यम है। हम पिछले दशक में हम एक इलाज तो कर ही रहे हैं, लेकिन इलाज के माध्यम भी बढ़ रहे हैं। बिग ओ हेल्थ आज है 2024 में, 2012 में नहीं था, और 2030 में ऐसे बहुत और माध्यम आ जाएंगे। तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट सेवाएं सबको अपनाएं और इस माध्यम से जुड़े, संस्थान से जुड़े रहेंगे, आपका रिकॉर्ड बनता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो रहा है, हम नहीं रहेंगे 20 साल बाद, लेकिन संस्थान रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहेगा। आगे वाली जनरेशन भी पहचान पाएगी कि शैलजी देवी या फलानी देवी आई थी उस साल में, ये बीमारी थी, अब ये करना है। तो विकसित हो रहा है देश, आप भी विकसित होइए, अपनाइए टेक्नोलॉजी, अपनाइए, क्योर होइए। रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है। कुछ हद तक आप डिजिटली कर सकते हो, बट कई बार उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर से मिलना भी ज़रूरी है। चाहे आप घर के पास कोई डॉक्टर ढूंढ लें या आपके डॉक्टर ही बता दें कि भाई वहाँ आप फलाने डॉक्टर को दिखाते रहो, कुछ तकलीफ़ है तो हमसे वो बात करेंगे। बीच बीच में टेस्ट की ज़रूरत होती है, और फिर भी हम लोग कहते हैं कि आप जो पहले 2 साल में 3-3 महीने पे दिखा रहे हो, साल में एक बार इधर भी आ जाओ। या कभी कभी कुछ डॉक्टर्स हम लोग जाते हैं, अब दूसरे शहरों में भी जाते हैं, ओपीडीज करते हैं, हम भी तो लेकर उस के एरिया जाए के हैं। जो मरीज़ हैं वो हमको, जैसे मैं बनारस जाता हूँ, वहाँ पे आके दिखा लेते हैं, उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी न किसी माध्यम से टच में रहना ज़रूरी है, और फिर डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि कब फिजिकली मिलना भी ज़रूरी है या कब टेस्ट करना ज़रूरी है। वो एक रेगुलर होना चाहिए। तो मैम आजकल वी ऑल आर अबाउट तो ब्रेस्ट कैंसर पे हम सबको पता है, लेकिन सर्विक्स कैंसर भी आजकल बहुत चर्चा में है। तो एक डेटा कहता है कि जो रूरल एरियाज है उसमें सर्विक्स कैंसर के केसेस ज़्यादा हैं, और जो अर्बन एरियाज हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज़्यादा हैं। तो क्या ये मैम सच है, और ये क्यों? सर्विक्स कैंसर, इसका आंसर है जो हमने पहले बताया था, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पे, हमारे लाइफस्टाइल पे। सर्विक्स कैंसर पहले 5, 6, 7, 8 साल पहले सर्विक्स कैंसर नॉर्दर्न इंडिया में भी, डेवलप्ड वर्ल्ड में भी मैक्सिमम होता था, डेवलप्ड इंडिया में। अभी सर्विक्स कैंसर ईस्टर्न साइड में ज़्यादा है, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ पे है उधर ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ पे। बाकी एरियाज़ में, नॉर्दर्न इंडिया में, डेवलप्ड एरियाज़ में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, ब्रेस्ट कैंसर लाइफस्टाइल, जीवन शैली से प्रेरित है। जैसे हमारा खाने पीने का ढंग, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लेट मैरिज, लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये सबसे ब्रेस्ट कैंसर होता है। और इस प्रकार की लाइफस्टाइल शहर में ज़्यादा होते हैं, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर हमें इधर ज़्यादा देखने को मिलता है। सर्विक्स कैंसर अभी भी है, गांव में है, लेकिन ये एक कैंसर है जो कि क्योरेबल है। इवन इन 4th स्टेज मैनी कैंसर्स आर क्योरेबल। इसलिए जब हम पढ़ते थे, हम जब एमडी करते थे, तब हम बोलते थे अगर भगवान हमें पूछे कि एक कैंसर लेना ही है तुम्हें, तो उस समय ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, उस समय हम बोलते थे सर्विक्स कैंसर, कि क्योंकि वो ठीक होगा। मेंस में प्रोस्टेट कैंसर, वो ठीक होने वाले कैंसर है। अभी भी वही स्थिति है कि सर्विक्स कैंसर ठीक हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वैक्सीन है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम पहले, अवेयरनेस ज़्यादा है, इसको हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। दो चीज़ें अलग अलग है, एक है रोकथाम जो कि है वैक्सीन। वैक्सीन है अभी हमारे पास, तो वैक्सीन ज़रूर जिनकी गर्ल्स है, डॉटर्स है, वो ज़रूर लें। कब लेंगे वो? एक बार पीरियड शुरू हो जाता है तब से लेके जब तक उनकी शादी नहीं होती है या सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं होता है,
ये समय ये वैक्सीन बेस्ट काम करता है। और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है, तो सभी गर्ल्स को ये ले लेना चाहिए। टॉकिंग अबाउट अर्ली पकड़ने के लिए वो है पैप्समियर। पैप्समियर एक टेस्ट होता है, बहुत आसान होता है, कोई उसमें तकलीफ नहीं होती है लेने में, ओपीडी में लिया जा सकता है। ये एक पानी की जांच है, बच्चेदानी के माउथ से हम पानी लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कैंसर की सेल्स है कि नहीं, या ऐसे कोई ख़राब सेल्स हैं जो कि कैंसर में बदल सकता है। सो ये दोनों तरीका है जिससे कि हम कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और अगर हुआ तो हम उसको जल्दी पकड़ने में आ सकता है और क्योरेबल है। सो ये सर्विक्स कैंसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम क्या कोई पर्सन अपने मैरिज के बाद, या बिकॉज मैं एक पर्सन से मिला था, वो बोल रहे थे कि नहीं ये 40 इयर्स में भी सर्विक्स कैंसर का जो वैक्सीनेशन है वो कारगर है, तो क्या ये ट्रू है क्या? बहुत कोई लेते हैं लेकिन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि बिफोर सेक्सुअल, इट इज़ अ वैक्सीन, सो बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले ये वैक्सीन बेस्ट काम करती है। तो एक बार शादी हो जाता है या सेक्सुअली एक्सपोज्ड हो जाते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो होता क्या है, हर महिला कभी ना कभी अपने जीवन में एचपीवी वायरस से एक्सपोज होती है, करीब करीब हर महिला। कुछ में एचपीवी वायरस रह जाता है और कुछ में वो क्लियर भी हो, ज़्यादातर में क्लियर हो जाता है। इसलिए अगर उनका एक्सपोजर ऑलरेडी हो गया है और वो वहाँ पे अपना घर जमा के बैठा हुआ है तो वैक्सीन का असर नेचुरली कम हो जाएगा। अगर एक्सपोजर कभी नहीं हुआ है, जो कि जैसा बताया डॉक्टर स्वरूपा ने अनमैरिड गर्ल्स में, तो वैक्सीन का असर मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब वो पहली बार एक्सपोजर होगा तो वो वायरस को वहाँ घर बनाने नहीं देगी वैक्सीन, एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगी और उसको किल कर देगी। सो डॉक्टर वेदांत, एक जो अगेन ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट, जो थेरेपीज होती हैं, उसमें जो पेन होता है वो बीमारी से ज़्यादा पेनफुल है। तो बड़ी विडंबना क्या है कैंसर के साथ कि कैंसर इटसेल्फ अर्ली स्टेजेस में पेनफुल नहीं होता। हाँ, डॉक्टर स्वरूपा ने बताया कि गांठ जो पेनफुल ना हो, पेनलेस हो, मुंह के भी जो अल्सर्स हैं, छाले हैं, डॉक्टर साहब छाला था बहुत सालों से, दर्द तो था नहीं, 6 महीने से है, दर्द तो था नहीं, ब्रेस्ट में गांठ है डॉक्टर, उसमें कोई पेन नहीं था। अनफॉर्चुनेटली कैंसर के सिम्टम्स शुरू के स्टेजेस में कम होते हैं और तकलीफदेह नहीं होते हैं। सिर्फ गांठ का होना उनको लगता है कि कोई मामूली बात है, पर जब ट्रीटमेंट चालू होता है तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। सर्जरी का कट आएगा तो वो भी थोड़ा पेनफुल होगा, हालांकि पेन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, एक रीजनेबल पेन कंट्रोल हम अच्छा दे पाते हैं। कीमोथेरेपी जब लगती है तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने बात की आज। रेडिएशन के भी थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, खासकर कुछ ऐसे जगहों पर, जैसे मुंह के कैंसर में जब रेडिएशन दिया जाता है तो अंदर काफ़ी छाले बनते हैं। एक नॉर्मल तौर पे 3 से 4 हफ्ते जब निकल जाते हैं तो छाले बनते हैं और वो स्थिति काफ़ी तकलीफदेह होती है लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं होती, परंतु हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इलाज सही डायरेक्शन में चले और वो पेन एक टेम्पररी है और गेन जो है वो लॉन्ग टर्म और परमानेंट भी हो सकता है। सो इट्स अ शॉर्ट टर्म पेन फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन इज़ व्हाट आई टेल मेनी ऑफ माई पेशेंट्स हु कंप्लेन अबाउट पेन। अभी सर्जरी के बाद आपको फिजियोथेरेपी ज़रूरी है, लेकिन अब फिजियोथेरेपी मतलब आप जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ दर्द हो रहा है फिर भी फिजियो करवा रहे हो, तो हमें कभी कभी निष्ठुर होना पड़ता है पेशेंट के प्रति। हाँ, इस तरह से कि शुरू में ज़रूरी है ये फोर्स करना कि आप ये सब करो, इस पेन को सहन करो। ऐसा नहीं है कि पेनफुल होता है। हाँ, बेनिफिट इज़ डेफिनेटली मच बेटर एज कम्पेयर टू द साइड इफ़ेक्ट्स एंड द पेन। कुछ कैंसर्स हैं जिसमें ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है, पेनफुल है, नर्व्स में घुसा हुआ है तो पेन कर रहा है, यस वो बहुत पेनफुल भी रहेगा, इलाज उसका उतना पेनफुल नहीं होता। तो ये एक गलत धारणा बनी हुई है लोगों के मन में। मैम, क्या ये जो गैजेट्स हैं, जैसे हमारे मोबाइल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं माइक्रोवेव से भी कैंसर हो जाएगा, या कंप्यूटर्स हैं, क्या उसके रेडिएशन इतने पावरफुल हैं कि वो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं? राइट ना, ये सब बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये सब के एक्सपोजर से डायरेक्टली कोई कैंसर होता है, ऐसे वी डोंट हैव एनी एविडेंसेस। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टडीज़ अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि मोबाइल टावर्स का, तो कोई स्टडीज़ बोलते हैं मोबाइल टावर्स के पास एक्सपोजर ज़्यादा देखा जाता है। ये भी हम देख रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स ज़्यादा हो रहा है आफ्टर मोबाइल, लेकिन देयर इज नो कोई डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं है हमारे पास। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं है, कुछ कहती हैं नहीं है। तो
मेरा ये कहना है कि इनसे जितना दूर रहें, जितना बचें उतना अच्छा है। मोबाइल को सर के नीचे रख के सोने की ज़रूरत नहीं है, अपने से 2 फुट दूर रखें, बंद कर दें। हमारी प्रॉब्लम अलग है, हमें मोबाइल को ऑन रखना पड़ता है 24 घंटे। बट जिनको ये सुविधा उपलब्ध है, जिनका काम उनके मोबाइल को हमेशा ऑन रखने की ज़रूरत नहीं देता है, मांगता है, वो बंद करके रखें, दूर रखें। मोबाइल को आप ईयरफोन लगा के बात करें, नॉट ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ में रेडिएशन एक्चुअली ज़्यादा हो जाता है। मोबाइल आप कान में लगाओ और ब्लूटूथ से बात करो तो ब्लूटूथ का रेडिएशन ज़्यादा है। तो जो कॉर्ड वाला हैंड्स फ्री होता है, हाँ, कॉर्ड वाला हैंड्स फ्री आप यूज़ करें, तो ये करना चाहिए। जितना आप उससे दूर रहें उतना अच्छा है। छोटे छोटे बच्चों को आज मोबाइल का एक्सपोजर मिल रहा है, और जो मोबाइल कंपनी के मालिक हैं, जो सोशल मीडिया, फेसबुक और उसके मालिक हैं, वो अपने बच्चों को इससे एक्सपोज नहीं करते। हाँ, आप पढ़िएगा, उन्होंने अपने बच्चों को ना मोबाइल दिया है, ना गैजेट्स दिए हैं, और ना ही सोशल मीडिया से एक्सपोज किया है। एंड इट हैज़ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑन द साइकी, ऑन द स्ट्रेस लेवल विच इज़ इंक्रीजिंग, एंड स्ट्रेस अगेन इज़ अ कॉज ऑफ मैनी क्रॉनिक डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर। सो एक लास्ट सवाल कि हमने लास्ट जो भी 1-1.5 घंटे में डिस्कशन करी कि कैंसर इज क्यूरेबल, प्रिवेंटेबल, कि हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके कैंसर को, तो मैम आपका क्या सजेशंस हैं बेसिकली द यंगर जनरेशन के लिए? जो हमारे जो जितने स्टडीज़ है वो कहते हैं जिम जाना है ज़रूरी नहीं है। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, इवन वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। उस समय जिस समय आप वॉकिंग, आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट, जब आप वॉकिंग कर रहे हैं मोबाइल में बात करते करते मत करो वॉकिंग, कीप योर मोबाइल एट होम, और उसके बाद आप वॉकिंग करो। हाँ, बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करें, इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सारा रेस्ट होना चाहिए। सो दैट इज़ द आइडियल एक्सरसाइज। तो ये 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स अपने आप के लिए ये समय निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय विमेन बोलते हैं कि नहीं, मेरा तो बहुत दौड़ भाग का काम है, ऊपर नीचे दौड़ते रहती हूँ, लेकिन दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। एकदम रिलैक्स्ड वे में मी टाइम, मेरा अपना टाइम, उस समय वो एक्सरसाइज है। व्हेन यू आर मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री। खाने पीने में जितना जंक फूड है, बिल्कुल अपने बच्चों को भी बोलना चाहिए, बिल्कुल मना कर। एक दिन आप चीट डे रख लो, उस दिन आप ले लो, बट रेस्ट ऑफ द डे हाई कंटेंट ऑफ फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड वेजिटेबल्स जैसे पालक है, फिर जो कलर्ड फ्रूट्स है, अनार है, एप्पल है, ये सारी चीज़ें, टमाटोज़, ये सारा चीज़ें अपने डाइट में होना चाहिए। लिक्विड बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरह से पानी, जूस, लस्सी, ये कंटेंट होना चाहिए। नॉट कोल्ड ड्रिंक, दैट कम्स अंडर फैट फूड, यस, नॉट कोल्ड ड्रिंक्स। अगेन जैसे बताया, मन है बच्चों को, मन है 10 दिन में एक बार चलो ले लो, तो बट इससे ज़्यादा नहीं। तो जनरली शुरू में लगता है, बट ग्रेजुअली हमारा वो आदत बन जाता है, उसके बाद मन नहीं करेगा वो खाने लेने का। डॉक्टर वेदांत, आप अगर इसको एक लाइन में समराइज करना है ना, तो पश्चिमी सभ्यता या पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ के अपनी संस्कृति को याद करें और उस समय की लाइफस्टाइल को जिएं। खाने में लोकली अवेलेबल, सीजनल एंड होम कुक्ड फूड, ये 3 बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको किसी भी हिस्से में कोई भी फूड मटेरियल अवेलेबल है, पर 90% ऑफ योर डाइट, 80 to 90% ऑफ योर डाइट शुड बी लोकली अवेलेबल, सीजनल एंड होम कुक्ड। जैसा डॉक्टर स्वरूपा ने चीट डे की बात की, ठीक है, आप, हम लोग भी, आप, आफ्टर ऑल हमें मन करता है ये भी खाएं वो भी खाएं, थोड़ा खा सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इफ आई मे यूज़ स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हम आज की भाग दौड़ में भूलते जा रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को याद रखना है और उसको जिस हद तक फॉलो कर सके वो करना है। It will definitely help in decreasing chronic lifestyle diseases, not only cancer, many other diseases. थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड होप ये जो हमारा पॉडकास्ट है वो जो हमारे देश में लास्ट माइल पे लोग बैठे हुए हैं उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में और उनको अर्ली डायग्नोसिस के अवेयरनेस में हेल्प करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सर्व कर पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कैंसर और किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेरीज हैं, आप यहाँ पे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करेगी। थैंक यू।
थैंक यू गौरव और शुभम, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों को भी सक्सेस मिले और उसके थ्रू हमारे देश में लोगों को भी फ़ायदा मिले, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। Thank you, Bigo Health, and I wish to see it growing and going to many more places.